नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में सरदार शहर सीट पर उपचुनाव होना है 5 दिसंबर को, और सवाल यह है कि सीट पर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। मैं आपको एक बार उत्तर प्रदेश भी ले चलना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट, जहां पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समीकरण दिलचस्प हो गए। हालांकि अभी तक, जब तक नेताजी मुलायम सिंह यादव उस सीट पर चुनाव लड़ते थे, तो कोई दूसरी पार्टियां वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारती थी नेताजी के सम्मान में। लेकिन अब नेताजी के जाने के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने, खासकर बीजेपी ने, पूरा दमखम वहां पर लगा दिया है। लेकिन बात जो सबसे दिलचस्प वहां पर है मैनपुरी लोकसभा सीट पर, वो ये कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के परिवार, जो मुलायम परिवार है, ये एक साथ है क्या? और अगर एक साथ नहीं है तो सिंपैथी वोट होने के बावजूद किस तरह के समीकरण बनेंगे, ये एक पहलू। और इस बात का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसी तरह के समीकरण सरदार शहर सीट पर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यहां पर आपको बता दें कि सिटिंग विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद उनके बेटे अनिल शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं अशोक पीचा को बीजेपी ने इस सीट से टिकट दिया। सवाल यह हो सकता है कि क्या यहां पर सीधी सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन चूंकि भंवरलाल शर्मा के भाई भी कहीं ना कहीं इस चुनावी कहानी में हैं, उन्होंने बीजेपी से टिकट की मांग की थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से टिकट अशोक पीचा को दिया गया। खबरें तो इस तरह की भी आई थी कि आम आदमी पार्टी से भी टिकट तलाश रहे हैं श्यामलाल शर्मा, जो कि भंवरलाल शर्मा के भाई हैं। हालांकि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी से बातचीत बनी या नहीं बनी, क्योंकि आज नामांकन का भी आखिरी दिन है, तो लगभग ये तय है कि आम आदमी पार्टी से भी उनकी जो बातचीत है वो नहीं बन पाई है। हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी है, आने वाले घंटों में क्या होगा इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से मैनपुरी सीट पर शिवपाल सिंह यादव की भूमिका को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, उसी तरह से सरदार शहर सीट पर भी सवाल यह उठ रहा है कि श्यामलाल शर्मा की भूमिका क्या होगी। क्या वो अपने भतीजे अनिल शर्मा, उनका सियासी खेल बिगाड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सहानुभूति वोट बैंक, जिसे हम कहते हैं ना सिंपैथी वोट, उसमें भी बंटवारा देखने को मिलेगा? यह भी एक बड़ा सवाल। तो किस तरह की टक्कर राजस्थान में सरदार शहर उपचुनाव में देखने को मिलेगी, इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन प्रजापत जी हैं बीजेपी से, जयपाल सिंह मंडोला जी हैं आम आदमी पार्टी से, रमेश पुरोहित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मदन जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। उपचुनाव है और नामांकन का आज आखिरी दिन। अशोक पीचा को टिकट दिया गया, अशोक पीचा को आपने उतारा है, टिकट की मांग श्यामलाल शर्मा जी भी कर रहे थे। तो आपको लगता है कि अगर श्यामलाल शर्मा जी को टिकट दिया जाता तो बीजेपी की राह थोड़ी आसान हो सकती थी? मदन जी, आपका माइक जो है वो म्यूट है, उसको प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए प्लीज सर। भविष्य जी, ये राह आसान और कठिन की नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बहुत बड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी में काबिल और लोगों की कमी नहीं है। बट मैं जो आपने जो कहा है कि श्यामलाल जी को टिकट देने का, तो कार्यकर्ता अशोक पीचा जी वहां से 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार जीत चुके हैं, और पिछली बार जो चुनाव था उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, 16,000 वोटों का अंतर था। लगभग 95-96 हजार वोट जो है वो भंवरलाल शर्मा जी को मिले थे, और 80,000 के लगभग जो है अशोक पीचा जी को वोट मिले थे। ये तो रही आपकी बात। दूसरी बात है कार्यकर्ताओं की, और जो धरातल पे हम लोग राय मशवरा करके जो टिकट देते हैं उसकी बात। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में यही सबसे बड़ा जो अंतर है, वो यही दर्शाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विरासत पे चलने वाली, एक परिवारवाद पे चलने वाली पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आप देखिएगा कि भंवरलाल शर्मा जी विधायक थे, और माननीय ये क्या नाम है इनका, अभी जो उनके लड़के हैं, नाम भूल गया मैं, क्या नाम है उनका, वो नगर पालिका, अनिल शर्मा जी नगर पालिका के चेयरमैन थे।
उसके बाद पीसीसी का सदस्य बनाने की बारी आई तो अनिल शर्मा जी बने। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करना है तो अनिल शर्मा जी बने। तो बाकी जो सरदार शहर में है वो कार्यकर्ताओं की तो आवश्यकता है नहीं पार्टी को, और कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्य जब मिलना हो तो परिवार को मिलेगा। अन्यथा तो कार्यकर्ता तो दरी बिछाने के लिए, जो कांग्रेस की नजर में है कि दरी बिछाने के लिए है और जूतियां रगड़ने के लिए, राजस्थान की कहावत में। बाकी मलाई और सत्ता का सुख तो पूर्ण रूप से परिवारवाद ही हेडी रहेगा और परिवारवाद ही खाएगा। भंवरलाल शर्मा जी इतने टाइम तक विधायक रहे थे, और ऐसा नहीं है कि अनिल शर्मा जी को कुछ मिला नहीं है, वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इनके पास में सरदार शहर से दूसरा कोई कार्यकर्ता या दूसरा कोई ऐसा बड़ा नेता है ही नहीं इनके पास में जिसको चुनाव लड़ा सके। तो सहानुभूति के कहना चाहो आप इसको सहानुभूति कह सकते हो, इसको परिवारवाद कहना चाहो परिवारवाद कह सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि परिवारवाद की पार्टी परिवारवाद के बाहर नहीं निकल सकती और परिवारवाद से आगे सोच नहीं सकती। जैसा कि आपने उदयपुर की इनकी बैठक देखी थी, उसमें सारी बातें हुई, जब धरातल पे उसको लागू करने की बातचीत हुई तो सारी सब जगह आप देख लीजिए किस तरीके की वार्तालाप हो रही है, किस तरीके का। तो कार्यकर्ताओं का जो विश्वास कम हो रहा है, जैसा कि लोग कहते हैं छोड़ के चले जाते हैं, वो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि मिलना नहीं है। कार्यकर्ता सिर्फ यहाँ मेहनत करने के लिए, चाकरी करने के लिए, दरिया उठाने के लिए। आपने जैसे कहा कि पिछली बार के चुनाव में जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, इसको देखते हुए आपने टिकट दिया है अशोक पिचा साहब को, लेकिन इस बार तो सर सिंपैथी वोट होगा, और सहानुभूति वोट जब पड़ता है तो अक्सर जीत उसी की होती है जिसके पक्ष में सहानुभूति वोट पड़ा है। ये तो आमतौर पर इस तरह का हमने देखी है समीकरण देखे हैं उपचुनाव। तो उस जीत के अंतर को कम, वो एक मार्जिन तो उधर भी बढ़ेगा, लेकिन अगर सिंपैथी वोट में बंटवारा होता तो शायद वो थोड़ा सा आसानी होती। मैं भविष्य जी सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के नेचर में जो है, सीट हम वैसे भी जीतेंगे सरदार शहर की, लेकिन कार्यकर्ताओं को मौका देना, और सिर्फ इसलिए कि हम चुनाव जीत जाएंगे, तो हो सकता है हम चुनाव जीत सकते थे, और पिछली जहां उपचुनाव हुए वहां भी अगर हम सहानुभूति और परिवारवाद में हो सकता है कुछ मिल सकता था, लेकिन हमको एक तत्काल रिजल्ट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये 1 दिन 2 दिन के अंदर नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए, सींचने के लिए बहुत कार्यकर्ताओं का पसीना लगा है, और उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम लोग निर्णय लेते हैं। तो उस निर्णय में कई बार हो सकता है कि हमको उसका रिजल्ट नहीं मिले या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन नुकसान उठाने की बात नहीं है, बात है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की। और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को 1 आधी सीटों से अगर कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो आपने देखा है कि हमने किया है, लेकिन हम इस विसंगति को, इस परिवारवाद को जो है लेकिन कभी भी। एक और सवाल उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट का रुख करूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो श्यामलाल जी को टिकट नहीं दिया गया। अब आपको तो पता है कि भाई श्यामलाल जी जिस तरह से लगातार दावा कर रहे हैं कि भाई मेरा कितना प्रभाव पंचायत समितियों में है, और भंवरलाल शर्मा जी जिन 15 से 16 पंचायत समितियों से वो रखते थे बढ़त, उन पर प्रभाव काफी ज्यादा श्यामलाल जी का था। वो दावा ठोकते हैं, खुलकर कहते हैं ये बात। तो अब बीजेपी ये जानती है कि कहीं ना कहीं टिकट तो कांग्रेस ने नहीं दिया, तो कांग्रेस का नुकसान राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर वो करेंगे, और ये सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फायदा पहुंचाएगा ही। बिल्कुल भविष्य जी, आपकी बात सही है कि श्यामलाल जी का प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर बहुत है, जैसे भंवरलाल जी का था, और इसका जो है पंचायत राज में जो है रिजल्ट देखने को भी मिला है कि उनकी बात नहीं मानने के कारण कांग्रेस के अंदर, और उन्होंने निर्दलीय को वहां का प्रधान बना दिया था, और आज श्यामलाल जी की बदौलत ही वहां के जो प्रधान है उनके समर्थन से ही बने हुए थे। और बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात का, निश्चित तौर पे जो है उनके मतलब आवाज मेरे ख्याल से खराब हो रही है भविष्य जी। मैं मानता हूं कि एक परिवार एक घर के अलावा, परिवार को भी छोड़ दीजिए, एक परिवार एक घर के अलावा, पिता पुत्र के अलावा वहां किसी के बारे में सोचा नहीं गया है। तो श्यामलाल जी की मेहनत का आगाज तो हुआ है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि उनका प्रभाव था, और भंवरलाल जी नेता होने की, बहुत बड़े नेता होने के बाद भी वो प्रधान जो है वो निर्दलीय को प्रधान बना लेते थे। चलिए मैं लौटूंगा सर आपके पास। हमारे साथ विनय प्रताप जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, भरत बेनीवाल हमारे साथ हैं रोजगार संघ की तरफ से।
आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। विनय प्रताप जी, मेरी आवाज सुन पा जी रहे हैं? धन्यवाद सर। सबसे पहला जी सवाल सर। कि भाई जी सरदार शहर उपचुनाव में अब देखिए टिकट को लेकर जिस तरह की एक खींचतान चली थी, क्योंकि कई दावेदार आपकी तरफ भी थे, और अब श्यामलाल शर्मा जी तो ठीक है, उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, बीजेपी से भी उन्होंने टिकट की मांग की, बीजेपी से भी टिकट नहीं मिला, खबरें ये भी थी कि आम आदमी पार्टी से भी टिकट को लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है, या सीधा सवाल है सर, देखिए अब टिकट मांग रहे थे, अपना दावा ठोक रहे हैं उस सीट पर, तो जाहिर है श्यामलाल शर्मा इन चुनावों में ये जताने की कोशिश भी करेंगे कि देखिए मेरा कितना प्रभाव इस सीट पर है। तो सवाल सीधा ये है कि सहानुभूति वोट बैंक के सहारे अगर कांग्रेस बैठी है, तो क्या कांग्रेस को इस बार सहानुभूति वोट बैंक में भी बंटवारा देखने को मिलेगा, और कितनी बड़ी चुनौती होगी सर? देखिए, कांग्रेस के हमारे जो माननीय भंवरलाल जी थे, बहुत मजबूत थे, वो लगातार जीतते आ रहे थे। तो आप इससे जी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो सीट है, वो एक तरह से कांग्रेस की सीट ही है, और जो जी कांग्रेस का भंवरलाल जी ने वहां रह के जो विकास कराया, जो काम किए हैं, वो यादगार है। तो इसलिए कांग्रेस तो वहां जीतना तय है, आप ये मान के चलिए। और रही जी बात ये बीजेपी के, हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि वो परिवारवाद, ये तो देखिए जहां भी ऐसा तो है नहीं। इनके किरण माहेश्वरी जी जब थी तो उनकी जगह उनकी बेटी को टिकट दिया, तो ऐसा तो सब जगह है, इनकी पार्टी में नहीं है क्या? तो मतलब ये वहां पर डिपेंड करता है। वो जो है उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा कांग्रेस में सक्रिय रहे, तो वो भी एक उसकी है कि काम करते रहे। ऐसा तो है नहीं कि आए और अचानक राजनीतिक में थे ही नहीं तो उनको टिकट दिया। वो लगातार काम कर रहे थे, फील्ड में थे। तो फील्ड में कोई भी पिता हो, उसका बेटा हो, उसका वो जो काम करेगा उसको टिकट दे रही है पार्टी, उसमें गलत क्या है? तो और हमारी जीत 100% है कांग्रेस की। आप देखिए चलिए, इनका जो अध्यक्ष जी ने, इनके तो सतीश पूनिया जी ने कह दिया कि वो हमारे लिए मायने नहीं रखती जीत हार। तो वो जो खुद ही पहले हार हथियार डाल चुके हैं, उनके लिए तो मायने है ही नहीं। हमारे लिए तो एक एक चीज मायने है, और हम ये सीट जीत के रहेंगे बिल्कुल। ठीक है, जी लौटूंगा सर। मैंने प्रताप जी, और एक अपील मेरी है, क्योंकि आपकी तरफ से काफी ज्यादा नॉइस आ रहा है, ऑडियो डिस्टर्बेंस काफी जी ज्यादा है, आपकी तरफ से क्या कह ऑडियो रहे हैं डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज्यादा, मेरी मेरे मेरा अनुरोध सर आपसे ये है, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, थोड़ा एकांत, थोड़ा अगर एरिया में आप बैठे हैं तो थोड़ा ठीक तरह से संवाद हो पाएगा सर। वो मेरा अनुरोध आपसे, थोड़ा आप अपनी थोड़ी जगह बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत है सर। ठीक है, एक रिएक्शन जयपाल जी आपकी। जयपाल जी, मेरा रिएक्शन डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। जी, चर्चा तो ये भी चल रही थी जयपाल जी कि आम आदमी पार्टी से भी टिकट की चर्चा थी, और अभी तो सर आज नामांकन की आखिरी दिन है, अभी कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा, क्या स्थिति है बताइए जरा, और जो मैंने सवाल किए दोनों प्रवक्ताओं से उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगा। जी सरदार सर का बाई इलेक्शन है, और आम आदमी पार्टी हमारे नए प्रभारी मार्च में अभी ज्वाइन किया था यहाँ पे आदरणीय विनय मिश्रा जी ने। तो हम लोग अभी संगठन निर्माण की उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायतों 11,000 ग्राम पंचायतों पर हम गाँव में गए हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता जो हमारी आम आदमी पार्टी के वहाँ सरदार सर में कार्यकर्ता है, उनकी भी इच्छा थी। और चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में है और इलेक्शन लड़ना सर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, लेकिन हम लोग अभी दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन चल रहा है, और गुजरात के इलेक्शन और हिमाचल के इलेक्शन भी चल रहा है। तो हमारा टारगेट ये रहा कि हम लोग जो आज स्टेट्स में, जहां हिमाचल और गुजरात में है, वहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। और बहुत सारे राजस्थान के कार्यकर्ता जो पहले से डिसाइड था कि राजस्थान के कार्यकर्ता, लगभग 200 कार्यकर्ता कल ही हमारे राजस्थान से वहां गुजरात गए हैं, और एमसीडी दिल्ली भी जाने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमारा डिसाइड था कि हम स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं अभी। तो बाई इलेक्शन, चूंकि जो अभी इलेक्शन हो रहा है वो एमएलए होगा, उसका कार्यकाल मैं समझता हूँ 1 साल से ही कम होगा, 1 साल का समय नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी लगभग संगठन निर्माण से गुजरते हुए 2023 को हम टारगेट मान रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, और जो आप जो बता रहे हैं ये भी कोशिश की जा रही है, और होनी चाहिए लोकतंत्र व्यवस्था, हम भी, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही थी, बट लेकिन हमारा अभी जो अभी हमारी जो अभी 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 जयपाल जी, आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि चुनावी राजनीति में कदम रख पाए, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा बड़ा बुरा हश्र हुआ आम आदमी पार्टी का। तो अभी जहां पर स्थिति कमजोर है, वहां पर कोई भी ऐसा मैसेज देने से बच रहे कि भाई देखिए, एक वो कोशिश नहीं की जा रही थी कि गलत मैसेज ना जाए।
नहीं, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब पार्टी अपना इलेक्शन को उनका एक टारगेट होता है और एक विधायक से या एक सीट पे कुछ होना उससे कोई बड़ी मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा होगा। लेकिन राजस्थान में 2023 को हम टारगेट कर रहे हैं, जो पहले से हमारा टारगेट था, और इस समय हम जाकर हमारी ऊर्जा को वहां पर खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता पहले से हमारा डिसाइड था कि बहुत सारे कार्यकर्ता चाहे राजस्थान के हो, चाहे वो दिल्ली एमसीडी इलेक्शन हो, हिमाचल का हो। हिमाचल में बहुत सारे कार्यकर्ता राजस्थान से गए हैं और गुजरात में अभी 200 गए हैं, और मैं समझता हूं 1 दिसंबर और 5 दिसंबर के चुनाव है, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता वहां जाने वाले हैं। तो इस व्यवस्था में नहीं जाके और इस बाई इलेक्शन में हमारी एनर्जी खराब करके हमारा सीधा टारगेट वो बिल्कुल बहुत क्लियर है और साफ और स्पष्ट है कि 2023 का जो इलेक्शन है, मेन इलेक्शन जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, वही हमारा टारगेट है। कोशिशें बहुत की गई, हमारे कार्यकर्ता भी इच्छुक थे वहां पे, लेकिन हमारा बहुत टारगेट साफ और स्पष्ट था कि हम दिल्ली एमसीडी और गुजरात का चुनाव हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य है। चलिए, मैं लौटूंगा कुछ और सवालों के साथ। रमेश पुरोहित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इस वक्त जो समीकरण है सरदार शहर सीट पर, उसको लेकर मैंने सवाल किया, इस पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। और दूसरा ये कि कांग्रेस के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब खेल तो बिगाड़ने की स्थिति में श्यामलाल शर्मा जी हैं, दूसरी तरफ सरकार तमाम चुनौतियों से घिरी हुई है, कर्मचारी, युवा, बेरोजगार, तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा सरदार शहर सीट पर सर, और इसकी हार जीत बहुत कुछ आगे तय करेगी। रमेश जी, आपका माइक जो है वो म्यूट है, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। रमेश जी, सुन पा रहे क्या आप? सर, आपकी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, आप एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, तब मैं आपके पास लौटता हूँ। आपके पास आ रहा हूँ। और आप शोर आपकी तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा है भरत जी, कोशिश करिए थोड़ा सा दूसरी जगह पर। अगर सर अभी तो सर सिंगल हूँ मैं रूम में, अभी वर्तमान में सर सिंगल हूँ ऑफिस में। जी। और सर वैसे बिल्कुल ठीक है, सवाल सीधा है सर। 23 हाँ, से पहले विधानसभा चुनावों से पहले एक उपचुनाव सरदार शहर सीट पर, और बिल्कुल कई मोर्चों पर सरकार घिरी हुई है और युवा बेरोजगार लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं। ऐसे में पहला रिएक्शन लेकर आप। सर देखिए, जिस तरह से सरकार ने अपनी हठधर्मिता अपना रखी है, एक तरफ सरकार ये दिखावा करते हैं कि हमने इतने रोजगार दे दिए, और दूसरी तरफ हर भर्ती को अटका के इन्होंने पटकने का काम कर दिया। चिकित्सा विभाग की भर्तियों के लिए मैं चिकित्सा विभाग ही नहीं, अन्य विभागों की भी भर्तियां थी, कई मांगे थी, उनको लेकर मैं दिल्ली साइकिल यात्रा लेकर गया, युवा सत्याग्रह आंदोलन किया। 15 नवंबर से पहले हमारी 30% से 40% मांगों पे इन्होंने वादा किया था कि 100% काम करेंगे, कम से कम 60 से 70% मांगे पूरी कर देंगे। लेकिन वापस वही बात हो गई, 2-3 विज्ञप्तियां जारी कर दी दिखावे के लिए, एक बार के लिए, और थोड़े से जो संविदा कार्मिकों को परमानेंट करने का एक आदेश जारी कर दिया, लेकिन उसमें संविदा कार्मिक परमानेंट नहीं हो रहे। वो सैलरी भी उनकी उतनी ही आ रही है उसमें जितनी इंक्रीमेंट लग के वो संविदा पे आज उतनी तनख्वाह और इंक्रीमेंट लग के वैसे ही पहुंच जाएंगे। कोई परमानेंट राजस्थान में नहीं किया गया। तीसरा मुख्य रूप से जो भर्तियां हैं उनमें भ्रष्टाचार का जो हम रोकथाम के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, तो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार चिकित्सा विभाग की भर्तियों में होता है वो मेरिट प्रथा की वजह से होता है। सारी की सारी भर्तियां मेरिट पे होती हैं, बाहर से लोग फर्जी डिग्रियां बनवा लाते हैं और फिर अच्छी मेरिट लेकर नौकरी हासिल कर लेते हैं, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। तो ये एक गलत तरीका था, इससे के खिलाफ हमने एक बड़ी मुहिम छेड़ी। उस ओबीसी आरक्षण का मामला था, जो विसंगति दूर करने की बात थी, उसमें कभी प्रताप सिंह जी कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी कोई मंत्री आके बीच में दिक्कत पैदा कर देता है, जबकि ओबीसी के एक भी फ्रेशर युवा का पिछली 2-3 भर्तियों में, कांस्टेबल भर्ती में एक भी फ्रेशर युवा का सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। उनकी शैडो पोस्ट इनको क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन साथ में सबसे बड़ी चीज है कि उस विसंगति को दूर करे ताकि आगामी भर्तियों में इस तरह की परेशानियां नहीं आए। सारियों में अब आने वाले वक्त में इस आरक्षण के मुद्दे की वजह से स्टे आने की पूरी संभावना हो चुकी है। सारी भर्तियां अटकने जा रही हैं। रीट में इन्होंने पद कम कर दिए, 4500 पद माइनस कर दिए, और जिसकी वजह से अब रीट वापिस युवा सारे नाराज हैं। एक तरफ कहते हैं हम संविदा प्रथा, प्रियंका गांधी जी कहती है संविदा प्रथा नहीं करेंगे, वहां गहलोत साहब गुजरात में जाके संविदा के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि राजस्थान में 10,000
अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की संविदा पे भर्ती करने जा रहे हैं। दूसरी 93,000 विद्या संबल योजना के तहत शिक्षक लेने की बात कर रहे हैं। मतलब संविदा पे ही है वो सारे के सारे, और उनमें तो आरक्षण भी इन्होंने लागू नहीं किया। जब हमने मुद्दा उठाया तब जाके इनको समझ में आया कि इसमें तो आरक्षण भी लागू नहीं किया। यानी ये अपने कार्यकर्ताओं को अंदरूनी रूप से 93,000 पदों पे कैसे न कैसे करके घुसाना चाहते थे फर्जीवाड़े से, और फिर आगे चल के इनको परमानेंट करने की रणनीति रहती है। किसी न किसी तरीके से गेम प्लान करके कैसे भी घुसा दो आदमी बैकडोर एंट्री से, फिर मेरिट आधार पे भर्तियां कर दो और फिर बोनस अंक दे दो, अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उनको परमानेंट करा के नक्की करो, ताकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का जो माहौल शुरू किया अशोक गहलोत जी ने 2013 में किया। ठीक है, हम तो लगातार ये चीजें दिखा रहे हैं और इस पर सवाल भी पूछ रहे हैं। तमाम मोर्चों पर जो आवाज उठ रही है, मांगे कहा जा रहा है कि मांगों को माना जाए, लेकिन मैंने जैसे सवाल किया 2023 विधानसभा चुनाव होने राजस्थान में, उससे पहले ही उपचुनाव, तो ये बिल्कुल सर, युवा बेरोजगार तो लगातार कह रहे हैं कि भाई हम वोट की चोट करेंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। क्या युवाओं की नाराजगी क्या इस उपचुनाव में दिखाई देगी? क्योंकि युवाओं के लिए या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि वोट की चोट करेंगे, उनके लिए तो ये मौका होगा। जी बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, वोट की चोट का प्रयास करेंगे। हालांकि हम थोड़ा सा विलंब हो गया, नहीं तो प्रत्याशी भी मैदान में उतारने का प्लान चल रहा है। अभी 2 बजे तक हमारा तय हो जाएगा, थोड़ी देर में। आज अंतिम तारीख है नामांकन भरने के हिसाब से, उससे पहले देख रहे हैं, हम प्रयास करें। थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो प्रत्याशी भी मैदान में उतारते और इस सरकार को हमारी ताकत बता दे कि युवा कितना वोट ले सकता है। पर कोई नहीं, अब हम सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हो सकता है हम सरकार के लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे। कल इन्होंने विज्ञप्तियां जारी करी 2 नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की। पहले जब साइकिल यात्रा लेके गए तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी करी। ओबीसी समय सीमा का जो था, वो समय सीमा वाला मामला था, उसको भी बहाल किया। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, चाहे कोई भी प्रमाण पत्र हो, उसकी समय सीमा का सिस्टम खत्म करके, और कि भी कभी भी जमा करा सकते हो आप उससे पहले, तो वो सॉल्व किया हमारा। मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास का मैटर हो, ये भी उस समय में इन्होंने सॉल्व किया। तब हम एक बार के लिए आंदोलन हमने वापस लेके मुख्यमंत्री से वार्ता कराई गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने करवाई थी, राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक जी, तारिक अनवर जी, वेणुगोपाल जी, तीनों मौजूद रहे थे। मेरी वार्ता जब हम लोगों की करवाई थी मुख्यमंत्री से। अब वापस, तब भी टीवी9 भारत ने ही हमारा मामला बहुत मजबूती से उठाया था। टीवी9 राजस्थान ने बहुत बहुत धन्यवाद भी हम उसका देते हैं इस चीज के लिए। उसके पश्चात जब अभी वर्तमान में 15 नवंबर तक की इनसे बात हो गई थी, अब उपचुनाव आ गए, हम लोगों ने वापस इनको अल्टीमेटम दिया था, 2 बार समय बढ़ाया कि भी ठीक है हम 15 नवंबर आखिरी दे रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कल विज्ञप्तियां जारी करी है 2, लेकिन उन दोनों में भी मेरिट प्रथा चालू कर दी, वही फर्जीवाड़े का सिस्टम। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा पूरी तरह से आक्रोशित है युवा, और यहाँ इस चुनाव में आक्रोश का बदला लेगा युवा। इस बार मजाक नहीं करेगा कि भाई हर बार जैसे जिस तरह से मजाक हो जाते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं 100% और करके दिखाएंगे। सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किया जाएगा। अगर सरकार ने अभी भी हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें अभी सीएमओ से बुलावा भी आया वार्ता के लिए, देख लेते हैं अभी वार्ता के हिसाब से। अब देखिए, आज हम चुनाव प्रचार या जो भी इनके खिलाफ, आज मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आने थे, तो जानबूझ के मुझे आज 3 बजे का समय दिया गया कि सीएमओ में आपकी वार्ता रखवाना चाह रहे हैं। अब से 4 घंटे पहले बुलाया गया। 4 घंटे में कोई व्यक्ति सरदार शहर से चल के और जयपुर पहुंच सकता है क्या? आप बताइए। ये एक तरीके का खेल खेला जा रहा है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये वही भरत बेनीवाल है जिसने पहले भी काले झंडे के कांड और सब कुछ हो चुके हैं, तो सब ध्यान है इनको। तो हम लोगों से, हालांकि ये दबाव में तो है, लेकिन हम चाहते हैं, हमें डराना नहीं है आपको, हम कुछ नहीं, हम आपके पक्ष में बोलेंगे और बोलो, लेकिन हमारे जो सोल्यूशन है वो कर दो, युवाओं का सोल्यूशन कर दो। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, फर्जीवाड़े के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2023 में तो इनका वो असर करेंगे आप ये सोच नहीं सकते। हम हर एक गांव ढाणी आम आदमी पार्टी से सर कह रहे थे अभी 11,000 गांव तक हम पहुंचे, हम पहुंच चुके हैं सर। इनसे हम लोग तो सभी राजनीतिक पार्टियों से पहले इस बार 11,000 गांवों तक पहुंच चुके हैं, और सारे वार्डों तक भी हम पहुंच चुके हैं, गांव ढाणियों तक। और इस बार हम बताएंगे कि क्या युवाओं की ताकत है। 100% गांव में घुसने नहीं देंगे इस बार इनको 2023 में। ओके, बिल्कुल भरत, आप ये कह रहे हैं 2023 का तो प्लान अलग है, लेकिन अब भी अगर सरकार मांगे नहीं मानती, टेबल टॉक के लिए जरूर बुलाया, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती तो उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं वोट की चोट और एक विरोध का कैंपेन जरूर युवाओं की तरफ से चलाया जाएगा। रमेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी आ रही है सर। बोलिए सर, बोलिए, क्योंकि सवाल वही है मेरा जो मैंने पहले दोनों प्रवक्ताओं से पूछा, और दूसरा ये कि युवाओं का भी विरोध है, इसके भी एक असर जो है वो एक चुनौती बड़ी होगी। त्यागी जी, बहुत डगर है, क्या बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये कांग्रेस के लिए उपचुनाव, हालांकि ये उपचुनाव में ऐसा माना जाता है कि सरकार
का जो विधायक होता है, मतलब रूलिंग पार्टी का विधायक होता है, वही जीत करके आता है। अमूमन एक ऐसी टेंडेंसी बनी हुई है उपचुनाव के संदर्भ में राजस्थान की राजनीति को अगर कोई समझता तो। दूसरा कि जिन इलाकों में या जिन विधायक क्षेत्रों में कोई कैंडिडेट या मतलब विधायक की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार वाले को टिकट मिलता है, यह भी हमने देखा है बहुत लंबे अरसे से। तो निश्चित रूप से सहानुभूति की जो लहर उनके साथ में होती है, चाहे किरण माहेश्वरी का मामला हो या कोई और चुनाव में देखा जाए, अमूमन ऐसा देखा गया है कि परिवार के सदस्य को ही टिकट दिया जाता है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाती आई है। चुनाव आयोग भी इसके बारे में परोक्ष रूप से कई बार संकेत कर चुका है इस तरह के, फिर भी ये नहीं मानते। क्यों? चुनाव जीतना है। अरे चुनाव जीतना ही अगर एकमात्र अगर उद्देश्य है राजनीतिक पार्टियों का और सरकार बनाना ही अगर एक उद्देश्य है मार्ग, तो फिर ये सारी ये कवायद करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सिर्फ बता दो ये आदमी होंगे और ये हमारे आम कार्यकर्ता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कैसे होता है, यह इस तरह के चुनाव में टिकट वितरण के साथ में दिखाई देता है। अब रही बात के सरदार शहर की बात, सरदार शहर में क्या कांग्रेस के और कार्यकर्ता नहीं थे जो ग्राउंड लेवल पर काम करकर अपनी पहचान बनाते हैं? क्या किरण बिल्कुल सही माहेश्वरी बात। राजसमंद में ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं था बीजेपी के पास में कि वह रिप्लेस करते, ताकि ये एक मैसेज जाए हमेशा के लिए लोगों में भी जाए, और जो संविधान की बातें करते हैं, चुनाव की जो सुधारों की बातें करते हैं, तो ये बेमानी लगती है जब यहाँ पे बैठ करके परिवारवाद। ठीक है, आपका क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, ये तो हमको भी समझ आती है, या प्रोफेसर का बेटा अगर पीएचडी करके अगर लेक्चरर प्रोफेसर लगता है तो समझ में आती है। एक दुकानदार जो बैठा है कोई बिजनेस लेकर के, उसका बेटा तो बिजनेसमैन ही बनेगा, ये तो समझ में आती है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही बनेगा, ये समझ में आती है। लेकिन ये कहां से उस तर्क को यहाँ पर अप्लाई करते हो कि एक राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीतिज्ञ होगा या उसी को टिकट दिया जाएगा? ये इस तरह की जो बातें होती है वो थोड़ी ठीक नहीं लगती है। चैनलों में बैठ के, डिबेट में बैठ के और ये कहना कि उन्होंने एक लंबे अरसे से संघर्ष किया, कार्यकर्ता तो 30-40 साल से गरीब बिछाते हैं, पानी भरते हैं, वो देखे हमने। तो वो भी तो कैलिबर होगा ना उसमें। क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? क्या वो समझदार नहीं है? क्या वो चुनावी राजनीति जानता नहीं है? कई बार ऐसा देखा गया है, मैं बता रहा हूँ त्यागी जी, ये अनुभव कहता है, प्रैक्टिकल कहता है, कई बार ऐसा देखा गया है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहता हूं कि दिल्ली में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनकी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई धरातल नहीं है, और फिर भी वो जीत के आ जाते हैं और बता देते हैं कि ये कैलिबर होता है। कार्यकर्ता है ना, वो भी तो पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप कार्यकर्ताओं की तवज्जो की बात देने की जब बात करते हो तो यहाँ परिवारवाद के ऊपर ये जो लेक्चर और जो होती है वो देने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये होगी। लेकिन दूसरा ये रमेश जी सवाल ये है कि भाई जब परिवारवाद और जिस सिंपैथी वोट के सारे कांग्रेस बैठी है और विनय प्रताप जी दावा ठोक कर कह रहे हैं कि भाई देखिए ये तो कांग्रेस की और वाकई कांग्रेस की सीट रही लंबे अरसे से, लेकिन अब तो चुनौती देने के लिए अनिल शर्मा, माफी का भंवरलाल शर्मा के भाई वहां पर हैं, वो खुद चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने तो देखिए भाभी को भी हरा दिया था, मेरा प्रभाव इतना है, शायद मैं अगर गलत नहीं हूं तो प्रधान या सरपंच कोई चुनाव था और उन्होंने वो हराया वहां पर, तो ये प्रभाव है, फिर इसको कैसे दरकिनार किया जाए? जी तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो रावण की लंका ऐसे ही थोड़ी ढह गई थी। रावण की लंका ढहना के लिए कौन थे आदमी? इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, हमारे क्या कोई भूपति थोड़ी है सरदार सर कांग्रेस की। अगर 7 बार जीत गए, 8 बार जीत गए, 10 बार जीत गए, तो क्या सेंध हमारी होगी नहीं क्या? कभी भी वो किला ढह नहीं सकता क्या? एक किला जो 500 साल पुराना है वो भी तो पुराना पड़ जाता है कि नहीं? फिर उसकी रिपेयरिंग होती है, पता है, ये देखा हमने। लेकिन बात यह है कि सरदार शहर अगर कांग्रेस का गढ़ है तो गढ़ को भी तो ढहते हुए लोगों ने देखा होगा। इंदिरा गांधी का जमाना देखा है हमने। इंदिरा गांधी को तो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं हरा सकती थी, जी वो भी हार गई थी ना। रहने की बात अलग है ये। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो सरदार शहर का जो चुनाव है, इस चुनाव में उनके ब्रदर जो है, उनका जो नाम आ रहा, जो बीजेपी से टिकट, अगर वो प्रभावशाली है तो वो किसको चोट पहुंचाएगा, ये समझने की बात है। क्या उनका भाई है जो अपने भतीजों को जिताने के लिए वहां पे वोट मांगेगा? जबकि अगर आप कहते हो कि 10-15 हजार 20 हजार
16,000 का अंतर रहा पिछली बार, तो ये 16,000 का जो व्यक्तित्व वो अगर रखता है आदमी, तो क्या डेंट नहीं लग रहा है वहां पे? और रही बात एक व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे पास में ये भरत केजरीवाल जी बैठे जो लगातार कह रहे हैं, और वो जो आपके उपेंद्र यादव जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम तो वोट की चोट करेंगे। तो क्या वो डेंट नहीं है क्या? वो उस डेंट को कैसे आप पार पाओगे? और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो वैसे भी 24 घंटे और 365 दिन चुनाव में रहने वाली जो एक पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाती है, तो वो भी क्या खामोश बैठी रहेगी क्या वहां पे? या वो राम कीर्तन करेगी, धुनी बजाएगी बैठी बैठी? इसीलिए कह रहा हूं कि चुनावी राजनीति में आप अगर ये मान के चलते हो कि ये सब कुछ हमारा ही है और हम इसके जो है प्रबल दावेदार हैं, तो ये तो राजनीति में चुनाव ही नहीं है। वो जो राहुल गांधी का चुनाव चल रहा है, वो बरसों से कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वो भी ढह गया। जी तो पर आप ठीक है। ये जो बातें होती है ना, आप इसको स्वीकार करो कि भाई हम चुनाव में उतरते हैं, चुनावी राजनीति होती है, उसमें हम जीतने का प्रयास करेंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इन आधारों पर जाते हैं। विनम्रता जो होती है ना, विनम्रता जिसको बोलते हैं, तो वो तो चुनाव की कठिन से कठिन चुनावी राजनीति दिला सकती है। लेकिन जब ये कहते हो कि 10 वहां से हमारा जो है गढ़ था और कोई नहीं ढा सकता, हम तो जीत के भी बता देंगे, ये जो एक अहंकार की जो भावना होती है, तो बड़े बड़े किले भी ढहते हुए देखे होंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, चुनाव को चुनाव के तरीके से देखो कि हम हमारा कैंडिडेट ये था और हमने ये उतारा है और हम इस तरह से चुनाव मैदान में उतरना, सब समझ में आती है बात, लोगों को भी समझाने की बात होती है। लेकिन अगर मैं तो कहता हूँ सरदार साहब ये उपचुनाव है, अगर ये किला ढह गया तो ये बीजेपी के लिए हमेशा का किला बन जाएगा, फिर क्या करोगे आप? देखा है ना आगे, ऐसे ऐसे इलाके भी देखे हैं जो कांग्रेस के जो मजबूत गढ़ रहे हैं, कोई नहीं हिला सकता था, लेकिन वहां पे बीजेपी की सरकारें बनती देखी है। क्या हो रहा है ये? इसीलिए कह रहे हैं कि अहंकार हो, दम्भ हो, ये किसी का भी कुछ नहीं रहता है। राजनीति को राजनीति के हिसाब से चलने दो, तब तो क्या जी है कि एक अच्छा ठीक सा है। एक व्यवस्थित है। लेकिन ये भरत जी बैठे हैं, बीजेपी बैठी है, ये आम आदमी पार्टी भी के कार्यकर्ता, वो क्या कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगा क्या? वो तो विरोधी पार्टी है ना। वो तो आप इनको इग्नोर करके चलते हो क्या कि ये जो सेठिया साहब बैठे हैं वो भी कांग्रेस के समर्थन में वोटिंग करवाने का प्रयास करेंगे? तो आपके पीछे 3 आदमी तो ये बैठे हैं जो विरोध में खड़े हैं और 16,000 का अंतर है, कोई ज्यादा बड़ा अंतर भी नहीं है। हाँ, अगर ठीक है 40-50 हजार का अंतर होता तो समझ में भी विनय आता। जी ठीक है सर। विनय जी सीधे बताइए कि भाई देखिए, मैंने शुरुआत में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट का जिक्र किया, वहां भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाचा साथ है कि नहीं है, और ये सब जानते हैं कि अगर चाचा साथ नहीं तो एक बहुत बड़ा डेंट जो है समाजवादी पार्टी और उनकी पारिवारिक जो यूं कहें कि जो सीट है उस पर लगने वाला है। लेकिन अभी तो खैर वहां बातचीत चल रही है। आप बताइए सरदार शहर को लेकर, भाई यहाँ पर भी बात तो चाचा भतीजे के बीच की ही है, और वो तो कह रहे मैंने भाभी को भी हराया था, वो तो खुला कह रहे हैं सर, और आप कह रहे देखिए तो हमारी सीट है, लगातार कांग्रेस जीतती आई है। विनय जी माइक 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 जो है आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। माननीय हमारे बोलिए सर। भंवरलाल जी ने जो काम कराए थे उनके आधार पे जनता वहां वोट देगी, क्योंकि मान के चलिए भंवरलाल जी इतने सीनियर व्यक्ति थे और जो उन्होंने काम किया है तो काम के प्रति वोट मिलेगा। सरकार ने जो की योजना है वो सब जानते हैं किस तरह की योजना सब दी है, उसके आधार पे हम जीतेंगे। और रही बात चाचा भतीजे की, देखिए वो समय आ रहा है, अभी वोटिंग अभी दूर है, अभी सारी चीजें आप जी देखिए कि, और जी रमेश जी जिस तरह से बोल रहे थे कि अब मैं अहंकार नहीं, रमेश जी नहीं सर, वो आप तो सिर्फ जनता से हवाबाजी बातें निवेदन कर रहे हैं, देखिए आप तो नहीं नहीं, हवाबाजी बातें कर अहंकार रहे हैं सर। नहीं 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 नहीं, हवाबाजी अहंकार वाली बातें कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, नहीं अहंकार सर, शब्द हवाई का बात नहीं है। मतलब देखिए समय समय अभी तो समय आने दीजिए ना, वोटिंग का भी जी समय दूर है। और रही बात बेरोजगारों की, मैंने तो अहंकार की बेरोजगारों बात के नहीं लिए देखो कही, उपेंद्र मैंने यादव कहा नहीं, विनम्रता की बात, विनम्रता से रह हाँ करके तो कोई अगर वो हमारे किसी से अंदर है ही नहीं। हम तो अगर शुरू वोट से मांगने भी हाथ जाए जोड़ तो के वो चलने वोट वाले दे लोग देगा। हैं, मैं कांग्रेस अहंकार की गांधीवादी बात नहीं कर विचारधारा रहा। से जुड़े हुए आप लोग हैं, आप और आप हाथ जोड़ आप के पिछली जी तो नहीं, मैं जी अहंकार की बात ही नहीं हमारा करता। मैं तो कह रहा हूँ कि जी चुनावी मैदान में जब उतरता तो एक एक जी वहां बिल्कुल, पर सर आपकी बात ठीक है श्यामलाल रमेश शर्मा जी। जी तो श्यामलाल शर्मा जी तो लगातार वो टिकट की मांग भी कर रहे थे, और वो खुले तौर पर न्यूज एजेंसीज को इंटरव्यू में ये बात बोल चुके हैं सर। मैं उस सर हवाले से कह वो रहा हूँ। देखिए वो जी जी आपकी बात ठीक है, वो उनका व्यक्तित्व, जी वो चुनाव टिकट मांगा भी होगा उन्होंने, ठीक बात है, लेकिन पार्टी का जो निर्णय है वो है, जी उसमें कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो रही बात अभी चुनाव टिकट फाइनल हुए हैं, अभी तो टाइम लगेगा जैसे वोटिंग आई। और
रही बात बेरोजगारों की लगभग सारी मांगे मानी है और बाकी मांगे वो भी मान ली जाएंगी। और मैं इतना कह सकता हूँ कि कांग्रेस के काम को वोट मिलेगा, जो कांग्रेस ने जो काम किया है उसके आधार पर उनको वोट मिलेगा, उनकी जीत 100%। जी सर। लेकिन सर 100% आप कह रहे, चलिए आ रहा हूं मैं वापस, मदन प्रजापति कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बोलिए। भविष्य जी, रमेश जी ने बड़ी विस्तृत से चीजें बताई है। और ये थोड़ा आवाज में क्या कोई प्रॉब्लम है सर? हाँ, ठीक है, आवाज बोलिए थोड़ा सर, बोलिए। ऑडियो। जी वो शायद रमेश जी ने बहुत विस्तृत से चीजें, रमेश जी ने बहुत विस्तार से चीजों को बताया है, और कुछ चीजें मैं उनकी सुन नहीं पाया, लेकिन मैं जितना सुना है उसका उसमें यही सुना है कि जो दुख कार्यकर्ताओं का है वो रमेश जी ने रखा है कि कार्यकर्ता किस तरीके से परेशान होता है कि एक परिवार से ही चलती रहती है। जब वोट मांगने का टाइम होता है तो कार्यकर्ता होता है, चुनाव आता है तो कार्यकर्ता होता है, और जब मिलने का समय होता है तो परिवार होता है। तो बिल्कुल इसमें फर्क होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता, ये इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जो विनय प्रताप जी ने कुछ चीजें बोली है कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और हम वहां पे चुनाव जीतते हैं, तो विनय प्रताप जी को मैं बता देता हूं कि भंवरलाल शर्मा जी पहले जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही थे, बाद में कांग्रेस के अंदर गए थे। दूसरी चीज इन्होंने कहा विकास, मैं बता दूं वहां पे विकास जो है, सड़क टूटी हुई सड़कें पड़ी है, अस्पताल में बेड गायब है, पंखे नहीं है। किसी और दिन आपके अभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। नहीं, इन्होंने कहा है उसका थोड़ा सा भविष्य जी मदन जी, नहीं, मैं वही जीतने की बात सर, मैं वही बता रहा हूँ। सरदार शहर की सीट ही बता रहा हूँ सर मैं। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव इस तरह से थोड़ी ना लड़ती है। आप बताइए मुझे, आप सवाल पूछ लीजिए, मैं किस पे जवाब दूं। सवाल ये है सर, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, टिकट की मांग तो की श्यामलाल जी ने, कोई पर्दे के पीछे कोई डील हुई है क्या? अब देखिए बहुत ज्यादा मार्जिन तो नहीं है, लेकिन हार तो हुई थी, अब उस मार्जिन को कवर तो करना है, और सिंपैथी वोट पड़ेगा ये आप जानते हैं। तो अगर पर्दे के पीछे कोई डील हुई है तो बताइए सर, भाई उस वोट मार्जिन को और सिंपैथी वोट बैंक को कैसे चैलेंज करेगी बीजेपी? मदन जी, भविष्य पे चुनाव लड़ते थे, और 2018 के अंदर भी अगर आपको ध्यान हो तो 14 निर्दलीय और खड़े थे भंवरलाल जी के साथ में। 14 निर्दलियों ने चुनाव और लड़ा था 2018 के अंदर। तो हम तो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं, अपने सिंबल के बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं, और 14 निर्दलियों के भरोसे जीत के आए हुए हैं ये। पिछली बार का अगर आपको ध्यान हो, 16,000 वोटों का जो मार्जिन बनेंगे ना, वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, नहीं मदन जी, जब मेरा पहला सवाल था तो आप ही ने इस बात को माना था कि श्यामलाल जी भी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं, आपने माना था इस बात को। और बिल्कुल मैंने माना है, अपनी बात को बिल्कुल। सर देखिए, ये तो राजनीति की एक रवायत सी रही है। हालांकि कुछ इस तरह के मामले होते हैं कि नतीजे कुछ और आते हैं, लेकिन सिंपैथी वोट बैंक का जो असर है वो कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाता है। अब नहीं, मैं आपकी बात कांग्रेस को मिलेगा से सहमत हूं, और मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा भविष्य जी, अगर आप थोड़ा सा सुनेंगे मेरे को। बिल्कुल सर, बोलिए। नहीं, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं आपको, आप सुनेंगे तो। आपने कहा जो पहला सवाल ये था कि सिंपैथी वोट बैंक, वो पहला सवाल था श्यामलाल जी के प्रभाव का। तो मैं बिल्कुल श्यामलाल जी के प्रभाव को इसलिए मान रहा हूं आपके चैनल के बैठ के खुले के अंदर, कि वहां पे विधायक जो थे भंवरलाल शर्मा जी थे, इनके जो पुत्र अनिल शर्मा जी वो भी पावरफुल थे, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन्होंने अपने हाथ में ले रखा था, कार्यकर्ताओं को किसी तरीके का कोई वो नहीं देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्दलीय प्रधान बना के ले गए। निर्दलीय, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस का वोट होने के बाद में, कांग्रेस के उनके बाद में भी वो निर्दलीय प्रधान बना के ले गए थे। इसलिए श्यामलाल जी का प्रभाव मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, अभी समय तक श्यामलाल जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर शाम होते होते तक उनकी विचारधारा मिलती है और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का भला कर सकती है, और वो विचारधारा के साथ में अगर पार्टी में आते हैं, तो निश्चित रूप से वहां उनका फायदा मिलेगा हमारे को, उसका कोई वो नहीं है। दूसरी चीज आपने कही कि सहानुभूति का वोट का, लेकिन भविष्य जी सीट जीतने के लिए, माफी के साथ टोकना चाहूंगा मदन जी, आपने कहा कि शाम होते होते पार्टी में शामिल हो जाए तो कुछ ठीक है, बात बन सकती है, लेकिन पार्टी में शामिल हुए बिना भी तो सर फायदा पहुंचा सकते हैं ना बीजेपी को। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के फायदे की हम उम्मीद नहीं करते। जिस दिन वो आएंगे हमारे साथ में, तो निश्चित रूप से अगर पार्टी की विचारधारा होगी, अगर कोई आदमी अपना आता है तो उससे हमारे को फायदा होगा जो होगा।
अगर वो हमारे में जी। सम्मिलित होते हैं तो बिल्कुल किसी आदमी का जनाधार है तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन जी। आप कह रहे हैं कि बाहर से भी फायदा पहुंचाते, तो बाहर की उम्मीद हम नहीं करते हैं भविष्य जी। हम उम्मीद करते हैं जनता की, हम उम्मीद करते हैं कार्यकर्ता की, हम उम्मीद करते हैं बूथ अध्यक्ष की, हम उम्मीद करते हैं पन्ना प्रमुख की, हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की, और हम उम्मीद करते हैं हमारी विचारधारा की। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति के पीछे ना तो हम चुनाव लड़ते हैं और ना चुनाव हारते हैं। दूसरी चीज आपने कहा सहानुभूति का, एक चीज बताइए, मैं एक सीट जीतने के लिए, जैसे अभी रमेश जी ने कहा था कि अगर एक सीट जीतना या चुनाव जीतना ही अगर मापदंड हो जाए तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं कैसे पूर्ण होगी? तो कार्यकर्ता पिसता है, जो कार्यकर्ता बूथ पे हमारा झंडा ऊंचा करता है, उसकी सोचना भी हमारे लिए जरूरी है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आज बैठ के बता रहा हूं भविष्य जी, 8 दिसंबर को चुनाव का जब डिक्लेरेशन होगा, चुनाव नतीजे आएंगे, तो मैं बिल्कुल गारंटी और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर के ऊपर अपना परचम लहराएगी और जीत हासिल करेगी। पिछली बार जो, फिर मैं अभी आपको दोहराया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे 2018 का 16,000 वोटों का फर्क था और 14 निर्दलीय खड़े थे वहां पे। तो अगर 14 निर्दलीय खड़े करके आप चुनाव जीतते हैं तो बैसाखियों की जरूरत, पिछली बार भी आपको जरूरत पड़ गई थी बैसाखियों की, और इस बार जिस तरीके से आपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भाई भतीजेवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से एक परिवार के अलावा कार्यकर्ता नहीं, तो कार्यकर्ता समझ नहीं रहा क्या, या जनता नहीं समझ रही? चौथी चीज, विनय जी इसका जवाब, भविष्य जी इसका जवाब देना जरूरी है। विनय जी ने विकास की बात करी है, और मैं बिल्कुल विकास की बात में, आज वहां की सड़कों की स्थिति, वहां के अस्पताल की स्थिति, वहां नल बिजली पानी की मौलिक व्यवस्थाओं की, स्कूल की, और सुनिए जिस राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का डंका बजा रहे हैं और विनय प्रताप जी डंका बजा रहे हैं, वो मैं बता देता हूँ, 7 लाख कर्मचारी हड़ताल पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वेतन विसंगतियों का वादा करके ही आए थे। युवाओं को रोज खड़े होकर ये कहते हैं कि हम लोग रोजगार देंगे, युवा रोड पे है। जिस तरीके से ये पेपर और परीक्षाएं पूर्ण नहीं करा पाते, इनके मंत्री और इनके सरकार के कर्मचारी जिस तरीके से पेपर नीलामी के अंदर लुप्त पाए जाते हैं, राजस्थान के युवाओं का भविष्य ये लोग दांव पे लगा रखा है। जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ राजस्थान के अंदर हो रही है, जिस तरीके का विकास का पहिया यहाँ पे रुक गया है, जिस तरीके से कुर्सी की खींचातान, एक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, दूसरा पाना चाहता है, उसमें राजस्थान की जनता को इन्होंने पीस रखा है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर दुराचार हो रहा है, जिस तरीके से बलात्कार की हत्याएं बढ़ सकती है, जिस तरीके से दलितों को मटकी से पानी पीने के ऊपर बच्चों की जान ले ली जाती है, दलित महिला को, शिक्षिका को जमुना रामगढ़ में जला दिया जाता है, जिस तरीके से साधुओं को जो है खनन माफिया उनकी हत्या कर जाते हैं, तो उनके सबके जवाब आपको उपचुनाव और 2023 के चुनावों के अंदर इनको राजस्थान की जनता दे देगी। आप निश्चिंत रहिए भविष्य। ओके विनय जी, ये बीजेपी कांग्रेस की टक्कर तो सामने से दिख रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाई माफ कीजिएगा, चाचा भतीजे की एक टक्कर है। विनय जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, बोलिए सर। हमारे जो कांग्रेस का वोट है और जिस तरह की हमारी योजनाएं जो दी है, योजनाएं जो गवर्नमेंट ने दी है, उसके आधार पर हमें जीत मिलेगी। और भंवरलाल जी ने जो वहाँ काम करा है वो सब जानते हैं। इतनी बार इसलिए जीते क्योंकि वो काम कराते हैं, जनता के बीच रहते हैं। शर्मा जी का कोई प्रभाव नहीं है और वो डेंट देखिए प्रभाव, देखिए मैं ये नहीं कह रहा उनका प्रभाव कितना है, वो अभी समय आने दीजिए, जीत हमारी होगी, आप ये मान के चलिए। क्योंकि भाजपा वाले जो ये बात कर रहे हैं ना, ये धरातल पे दिखेंगे भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि ये भाई भतीजे की बात करते हैं कि और कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। इन्होंने बोली, इन्होंने बोला इनको कांग्रेस को टिकट वो नहीं मिला क्या है? तो इन्होंने खुद ने किरण माहेश्वरी जी की बेटी को टिकट दिया। जब इनकी ये देते ना तब वो चीज इनको अच्छी नहीं लगती। तो दूसरे की उसमें मत देखिए, अपनी खुद की वो देखिए कि आपके कहने में करने में कितना फर्क है। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि उनके बेटे फील्ड में रहते थे, कांग्रेस के प्रति वफादार थे, इसलिए उनको टिकट दिया है। और हमारी चेयरमैन भी वही बनेंगे, पीसीसी के सदस्य भी वही बनेंगे, राज्य मंत्री भी वही रहेंगे, विधायक भी उनके परिवार में से बनेंगे, और कोई यही नहीं कार्यकर्ता आपके पास। सर आप अपनी बात करिए ना, आपने क्या परिवारवाद की तो आप बात करते हो, आप सबसे के परिवार को टिकट बांट देते हैं, आप अपनी बात करिए ना। किरण माहेश्वरी जी की बेटी चेयरमैन नहीं थी, राज्य मंत्री नहीं मिल सकता था। मदन जी थी तो बेटी थी ना उनकी, आप दूसरे वहां भी कार्यकर्ता को देते ना। फिर विनय जी अनुरोध कर रहा हूँ प्लीज सर, मैं दोनों पार्टियों की लिस्ट लेकर बैठूंगा, इस पर कोई जवाब नहीं दे पाएगा सर परिवारवाद को लेकर, किसी और दिन बहस करना है। सवाल मेरा ये है कि क्या श्यामलाल शर्मा जी साथ हैं
और साथ नहीं है तो कितनी बड़ी चुनौती है विनय जी। आप कह रहे विकास पर देखिए, वो वोट समय, मिलेगा, लेकिन ये तो आपकी बात ठीक। गेंदमारी का मौका तो कांग्रेस ने दिया है ना। देखिए, ऊपर से युवा अभी तो बेरोजगारों का विरोध है सर। आप चिंता मत करिए, चाचा भतीजे हो सकता है चाचा हमारे वापस हमारे साथ आ जाए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या है, सारी चीजें हैं इनकी, जैसे बैकडोर से एंट्री नहीं करेंगे हम तो, खुले मन से वो चाचा भतीजे वापस उसका मना हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, कांग्रेस जीत के आएगी। इनको तो अपनी व्यवस्था संभालिए आप, अजय बालों के झूठ के जाल में नहीं घुसेंगे लोग। चाचा को तो पंचायत चुनाव में गायब कर दिया था आपने। ये एक हमने उनके सब हमारे सम्मान साथ को तो पंचायत चुनाव में है। गायब कर दिया था आपने। आप चिंता मत करिए सर, आप तो अपनी पार्टी संभालिए। ठीक है, 2:30 बजे टीवी देख लेना। हाँ देख लेंगे, हम तो टीवी यही है, देख लेंगे 2:30 बजे भी। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली आपने, लेकिन आखिरी में बोली, चलिए ठीक है कि चाचा साथ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो क्या होगा सरदारपुर शहर सीट का हाल ये देखना होगा। लेकिन जसपाल जी आपसे एक सवाल, आप कह रहे हैं कि भाई हम तो अभी संगठन विस्तार में लगे हैं, संगठन निर्माण में लगे राजस्थान में, सर बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं, 6 से 7 महीने का वक्त बचा है। अगर आज चुनाव लड़ने की स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है तो कैसे ये आंका जाए कि 6 से 7-8 महीने बाद राजस्थान में आम आदमी आईना पार्टी देखिए उन्होंने। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब पार्टी जीतने का प्रयास करती है और सरदार शहर चुनाव कोई सरकार या विपक्ष का वो तय नहीं होगा कि इसे कोई सरकार बिगड़ रही है या सरकार बनेगी। दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं और दोनों पार्टियां वहां प्रयास कर रही है। लेकिन जो गुटबाजी जो अभी चर्चा परिवारवाद की चल रही है, आदरणीय पुरोहित साहब ने बहुत सारी डिटेल से बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नॉमिनेशन था उसमें भी बहुत सारी बयानबाजी हुई आपस में इनमें, और कांग्रेस पार्टी अपने आप में जो भारत जोड़ो यात्रा तमाम चल रही है। आम आदमी पार्टी का जहां सवाल है, हम लोग बिल्कुल फोकस्ड है और आदरणीय पुरोहित साहब का मैं रिस्पेक्ट के साथ में इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि आम आदमी पार्टी ने 2012 में यदि 13 में देखें तो किसी ने नहीं सोचा कि भगवंत मान एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन की। हमारे उत्तराखंड के कर्नल कोठियाल साहब जो सीएम फेस थे वो मिलिट्री के थे और अवार्ड गैलेंट्री अवार्ड उनके पास में था। वर्तमान में आप गुजरात में देख लीजिए, जो केवल 4-5 साल पहले एक चैनल से निकल के आम आदमी पार्टी का सीएम का फेस बने। तो कार्यकर्ताओं में पोटेंशियल है। विनय जी को टिकट देने में खुशी होगी। दिल्ली में शिक्षा मंत्री जेल में, दिल्ली का शिक्षा मंत्री जेल में जाने वाला है। इससे पहले जो मंत्री हैं वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हवा खा रहे हैं। जेल मंत्री जो है जेल में ही है। और कितने लोगों पे भ्रष्टाचार के आरोप है वो भी बता दीजिए। उत्तराखंड में आपका नेता प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया है, वो क्या काम खिला रहा है, खिला रहा है, आपको पता है क्या प्रताप जी? आप 5 राज्यों में चुनाव लड़ने गए तो थोड़ी बहुत सुनने का हैसियत रखिए। इतनी बड़ी पार्टी के नेता दूसरे को सुनिए। साबित हो गया आपको प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया है। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आपका नेता मैं गाड़ी नहीं लूंगा। आप बड़ी पार्टी के सुचिता संस्कारवादी पार्टी मत कहिए अपने आप को। दूसरे को सुनने की हिम्मत रखिए। आपको एक घंटे में सुन रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा। थोड़ा सा आरोप लगा, आप बिगड़ गए। अरे सुनो, अरे आप बड़ी पार्टी के हो, आप बड़ी पार्टी को दूसरी पार्टी को सुनने का। अरे आपका नेता प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया है। आपका नेता उत्तराखंड में लेडीज का लड़की का मर्डर किया, आपने क्या किया? अरे आपका नेता वहां पे प्रोस्टिट्यूशन में पकड़ा गया। सवाल ले लो, सवाल। आप थोड़ी बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हो, दूसरे को सुनने का हिम्मत रखिए। अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हो, देश में सबसे बड़ी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी कहते हो, दूसरे को आप सुन नहीं सकते हो। बीच में झूठ बोलना सिखाया है, मालूम है। अब बताइए, सत्येंद्र जैन पे आरोप क्या, बताइए आप बताइए सत्येंद्र जैन पे आरोप क्या है? नहीं आप आरोप, ये इनको थोड़ा बहुत बहस में आ जाते हैं। बड़ी पार्टी के लीडर कहते हो आप, आपको इतना नहीं दूसरे को सुनने का, आप दूसरे को सुनने का पेशेंस नहीं आपने, आप दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। मैं 1 घंटे से आपको सुन रहा हूँ, आपकी तमाम दलीलें सुन रहा हूँ। परिवारवाद का आप झंडा गाड़ के बैठे हो। अरे राजनाथ सिंह से लेके, कल्याण सिंह से लेके वसुंधरा राजे तक कौन से परिवारवाद की बात कर रहे हो आप परिवारवाद पे भाषण दे रहे हो। ठीक है सर, 50 आपके परिवारवाद पे गिना दूं मैं। अरे दूसरे की आप सुन नहीं सकते हो। आप चुनाव जीतोगे सरदार से, बड़ी बातें कर रहे हो। ओके, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। सर मेरी बात को मैं कंक्लूड करता हूँ, मेरी बात को कंक्लूड करता हूँ। आम आदमी पार्टी ने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को, पंजाब में आपने देखा होगा प्रकाश सिंह बादल को किसने हराया, किसी को नहीं पता। प्रकाश सिंह बादल का चुनाव नहीं हारे। होता है आपको, मुझे पता है आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आप बताइए सत्येंद्र जैन पे आरोप क्या है? सत्येंद्र जैन पे आरोप क्या, बताइए आप। सवाल सुन लो, आप बताइए पूरे सवाल सुन लो। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, और मेरे बच्चों की सौगंध, बंगला नंबर 13 कांग्रेस के साथ में कभी सरकार नहीं बनाऊंगा। राजस्थान में भ्रष्टाचार पे गिरे हुए, भ्रष्टाचार पे बातें कर रहे हो।
परिवारवाद का घोषणा करके स्विमिंग पूल परिवारवाद बन पे रहा है। भाषण दे रहे हो आप। अरे आपका 2.5 करोड़ का राजनाथ सिंह से स्विमिंग पूल लेके बन रहा है, कल्याण सही सिंह से नहीं है। लेके बसुरा राजे तक आपके हजारों उदाहरण पड़े हैं। आप परिवारवाद पे भी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप सुनने का धैर्य नहीं है बी टीम आपने। माफी के साथ अरे बी टीम है अरे तुम तो छोड़िए, सुन ही रहा हूं मैं, तो भैया सवाल ही पूछ रहा हूँ, बंगला इतना नंबर क्या 13 का मारो। इतिहास, बंगला नंबर 13 का इतिहास बताइए आप। रोकना पड़ेगा। आप राजस्थान में सरकार आने की आपकी लालसाएं हैं, आप सरकार जयपाल बनाने जी, की बातें कर रहे हो, बताइए आप। जयपाल जी, रोकना राजस्थान पड़ेगा में माफी आपने के 20,000 साथ। स्कूलें बंद की, क्रिया के राजस्थान में वक्त की भारतीय जनता पाबंदी है। पार्टी की सरकार ने 20,000 स्कूलें बंद की। आप आप मनीष कंक्लूड करने सिसोदिया के लिए पे बस जवाब मांग चाहिए लीजिए सर, आपको। मैं दे नहीं पाऊंगा। सरकारी स्कूलें जयपाल बंद जी, करने वाले मनीष सिसोदिया पे ठीक बयान, है। अरे 20,000 दर्शक स्कूलें नहीं आपकी सरकार ने बंद इस तरह से की। दर्शक पिछले नहीं समझ कार्यकाल पाएंगे। में बसुरा राजे सरकार ने 20,000 स्कूलें बंद की। आप बातें कर ठीक रहे है हो, सर। मनीष जयपाल जी, सिसोदिया पे जवाब चाहिए आपको। इस तरह से दर्शक नहीं समझ पाएंगे क्या। सर देखिए मैं कह रहा हूं राजनीतिक जब बोल रहे इस तरह हैं, की जब बहस मेरा बारी आई तो आप उनको टोकिए। नहीं, ठीक है। हमारी बात रखने का मैंने अधिकार टोका है, सर, 2 मैंने मिनट हम टोका, बोले, मैं दोनों को मुश्किल से 2 टोका, मिनट आप दोनों आम आदमी पार्टी को देते नहीं हो। नहीं अब 2 अब मिनट सब भी नहीं दे दूसरा को पाऊंगा। टोक रहे आप, रोकिए उनको। ठीक है, वो बड़े नेता हैं, उनको पेशेंस रखिए, नए नेता को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, भरत बेनीवाल जी, विनय प्रताप जी और मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सरदार शहर सीट को लेकर है, मुकाबला दिलचस्प है। सिंपैथी वोट से आस जरूर कांग्रेस को है, लेकिन वहीं पर सवाल ये भी है कि सरदारपुर शहर सीट पर क्या चाचा खेल बिगाड़ेंगे कांग्रेस का, और क्या बीजेपी के लिए सेंधमारी की एक जगह बन गई है। हालांकि उपचुनाव 5 तारीख को होना है, उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद ये तय होगा कि क्या आगे के लिए समीकरण बनेंगे और क्या एक परसेप्शन इस सीट से, इस उपचुनाव से 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए क्रिएट होगा। इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।